देखो आज का जो टॉपिक है आपके पास वेक्टर कैलकुलस का, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, जिसका नाम है आपका गॉसेस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम। देखो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जो गॉसेस ग्रीन्स और स्टोक्स जो थ्योरम है आपका, उसका सीधा आपसे फॉर्मूला भी पूछा जाता है। फॉर्मूला इस तरीके से पूछा जाएगा कि उसका कभी कभी ये इस तरीके से होता है कि आपको ये लिखा होता है कि विच इज ग्रीन्स थ्योरम या विच इज अ गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम या विच इज अ स्टोक्स थ्योरम, और उसका फॉर्मूला लिखा होगा, उसे आपको टिक करना होगा। ठीक, कभी कभी क्या होगा कि उसका फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, फॉर्मूले से उसका नाम पूछ सकता है आपसे कि ये बताओ कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किस थ्योरम का फॉर्मूला है, आपका ग्रीन्स, गॉसेस या स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है। बात क्लियर है? तो ये चैप्टर जो आपका हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी, और अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता तो उसके अकॉर्डिंग भी। ऑब्जेक्टिव होगा तो कैसे करना है आपको, और सब्जेक्टिव होगा तो किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। बात क्लियर है? तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका गॉसेस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम। ये है आपका टॉपिक। बात क्लियर है? अब आपको करना क्या है कि पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब देखो जो आपके पास गॉसेस थ्योरम जो है, पहले इसका देखो फॉर्मूला देखिए आप लोग। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस वेक्टर एफ डीवी। ठीक, अब पहले आप इसके बारे में एक बात समझिए ध्यान से कि आपका गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग काम क्या होता है। हमें कराना होता है इसका इंटीग्रेशन। अब गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। बात क्लियर है? अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि जो आपका सरफेस इंटीग्रल है, इसका मतलब होता है आपका टू टाइम इंटीग्रेशन। ठीक, और जो आपका ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसका मतलब होता है आपका थ्री टाइम इंटीग्रेशन। राइट? तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है आपको कि सरफेस इंटीग्रल का मतलब टू टाइम इंटीग्रेशन, और जो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है इसका मतलब है आपका थ्री टाइम इंटीग्रेशन। राइट? दूसरी चीज, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज करती है? वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है। तो जो ये फॉर्मूला है आपको बिल्कुल वैसे का वैसे ही याद रखना है। बात क्लियर है? इसके बाद में अब देखो आपको इस पर क्वेश्चन किस तरीके से करना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और आपको बस ध्यान से समझने हैं। ठीक है ना? रफ करें इसे। देखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग अपना। क्वेश्चन है आपका, देखिए शो डैट 1/3 सरफेस इंटीग्रल वेक्टर आर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू वी। ये आपको प्रूफ करके लेके आना है इसमें। बात क्लियर है? अब देखो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आपके पास है कि 1/3 सरफेस इंटीग्रल वेक्टर आर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू वी, ये दे रखा है आपके पास। राइट? अब आपको काम क्या करना है, आप इसका एलएचएस लीजिए। एलएचएस है आपके पास 1/3 सरफेस इंटीग्रल वेक्टर आर डॉट एन कैप डीएस, ये आपका इसका एलएचएस है। राइट? अब हम काम क्या करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। तो आपका सरफेस इंटीग्रल वेक्टर आर अपॉन 3 डॉट एन कैप डीएस
ठीक। अब जो आपके पास ये लिखा हुआ है इसका आप कंपेयर करेंगे और यहां से आपको वेक्टर एफ मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहां लिखेंगे कंपेयरिंग विद, आपको इसे किसके साथ कंपेयर कराना है, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस के साथ, राइट। तो यहां से आपके पास वेक्टर एफ की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर आर अपॉन 3, राइट। अब जो वेक्टर आर जो लिखा हुआ है इसे क्या लिख सकते हो आप, एक्स आई वाई जे और जेड के अपॉन 3, ये आपके पास आपके वेक्टर एफ की वैल्यू आ गई। बात क्लियर है। अब वाई गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है हमारे पास कि सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस वेक्टर एफ डीवी। बात क्लियर है सबको। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक। वॉल्यूम इंटीग्रल जो आपका ये डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस किसमें ब्रेक होगा आपका, डेल डॉट वेक्टर एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है आपके पास, एक्स अपॉन 3 आई कैप, वाई अपॉन 3 जे कैप, जेड अपॉन 3 के कैप और डीबी, वॉल्यूम इंटीग्रल। आप इस डेल को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां, आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई के डेल ओवर डेल जेड, ये आ गया आपके पास, ठीक। इसकी वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे डॉट लगा के, एक्स अपॉन 3 आई वाई अपॉन 3 जे प्लस जेड अपॉन 3 और के कैप और डीवी, राइट। अब इसका इसके साथ में आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स, एक्स अपॉन 3 डेल ओवर डेल वाई, वाई अपॉन 3 डेल ओवर डेल जेड, जेड अपॉन 3 और ब्रैकेट क्लोज और डीवी, ठीक। ये आ गया आपके पास, सही है ना। अब आप काम क्या करेंगे कि x के लिए वन टाइम इसका डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा, इसका और इसका भी 1/3 और डीवी, राइट। वॉल्यूम इंटीग्रल 1/3 1/3 1/3 तो मिलके कितना हो जाएगा ये, और डीवी, इससे ये क्या हो जाएगा, अब यहां से आपका 1 आएगा। जब 1 का आप इंटीग्रेशन कराओगे और आपका v के रिस्पेक्ट में होना है, बात क्लियर है। तो आपका जब v के रिस्पेक्ट में होना है तो सिंपल कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, राइट। और हमें प्रूफ भी यही करके लेके आना था। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप बहुत ध्यान से देखिए कि जब आपसे सीधा सीधा पूछा गया था कि हमें इसे इसके इक्वल प्रूफ करके लेके आना है, तो अब आपको एक बात यह ध्यान रखना है कि आपका सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में जाएगा कैसे। तो सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में ले जाने के लिए आपको गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना है। अब अप्लाई कैसे करना है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को, वो हमने यहां सिखाया आपको। सबको बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। लिखिए, देखो आपका क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपका, ठीक। उत्कर्ष देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है आपका कि एवोल्यूट, मैं आपको देखो लिखता हूं, मेरे साथ साथ आप लिखते हुए चलना। evaluate surface integral vector f dot n cap ds when vector f equal to 4xy I cap
प्लस का वाई जेड जे कैप माइनस का एक्स जेड के कैप एंड एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई द प्लेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू एंड z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2। ये आपका 0 और ये आपका 2। ठीक, फुल स्टॉप। देखिए सब लोग, आप बहुत ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कहा है कि इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल वेक्टर f डॉट एन कैप dx। इसका वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना, इट मींस फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में मजे की बात सुनिए। इसने सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट कराया है, आपको वेक्टर f इसने दे रखा है। आगे क्वेश्चन में कहा है S इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, और रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, ये क्यूब को बता रहा है। उसके अकॉर्डिंग इसका इसने लिमिट दे रखा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, यानी कि y का लिमिट भी 0 से 2 और z का लिमिट भी आपका 0 से 2। अब सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है आपका टू टाइम इंटीग्रेशन। जब टू टाइम इंटीग्रेशन होता है और इसने हमें लिमिट कितनी दे रखी है, x की भी लिमिट है, y का भी लिमिट है और आपके पास z का भी लिमिट है, और सरफेस इंटीग्रल को पूछा है, तो सीधा सीधा हमें यहां से पता चलता है कि ये गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि गॉसेस डाइवर्जेंस में क्या होता है आपका, कि जो आपका सरफेस इंटीग्रल है वो चेंज होता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये बात क्लियर है या नहीं? तो ये पूछा है इसने, तो इसका मतलब है अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो यही तो फाइंड होगा। बात क्लियर है ना? क्वेश्चन सबको समझ आया? चलें आगे, देखिए काम क्या करना है आपको। हमें गिवन है, गिवन डेट क्या है कि वेक्टर f इक्वल टू 4xy i कैप yz j कैप माइनस का x z और k कैप, ये आपका वेक्टर f गिवन है। ठीक, फिर नाउ y गॉसेस डाइवर्जेंस, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसका यूज किस तरीके से करना है, ये बात आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ एन कैप डीएस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस वेक्टर एफ और डीवी। बात क्लियर है? अब आपको पहले डाइवर्जेंस एफ कैलकुलेट करिए। ठीक, तो यहां हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बात क्लियर है? इसके बाद देखिए एंड डाइवर्जेंस वेक्टर एफ, आप इसे लिखेंगे डेल डॉट वेक्टर एफ। डेल का मतलब है आई, डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। राइट, वेक्टर एफ की वैल्यू है आपके पास 4xy आई कैप वाई जेड जे कैप माइनस का एक्स जेड के कैप। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है पहले। ठीक, तो यहां आएगा आपके पास डेल ओवर डेल एक्स 4xy प्लस डेल ओवर डेल वाई वाई जेड
माइनस का डेल ओवर डेल जेड, देखो ये आपका प्लस और ये क्या दे रखा है आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। और यहां से आएगा आपके पास एक्स जेड। ये बात क्लियर है। अब आप x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना बचेगा 4y, और y के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा माइनस, और z के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो क्या बचेगा x। ये आपके पास आपका डाइवर्जेंस f आ गया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक, इसके बाद देखिए y इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। जब इक्वेशन फर्स्ट का आप यूज करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक। अब डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 4y प्लस जेड माइनस एक्स, और यहां है आपके पास dv। बात क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे चलते हैं, देखो इसे हटा देते हैं। देखिए आगे, वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब ट्रिपल इंटीग्रल। अब ट्रिपल इंटीग्रल से मतलब, ठीक, पहली लिमिट कहां से कहां तक है आपका 0 से, दूसरी लिमिट भी 0 से, और तीसरा लिमिट भी आपका 0 से। फंक्शन है 4y प्लस जेड माइनस एक्स। अब जो ये लिमिट है एक्स वाई जेड के लिए है ना, तो जो आपका ये dv है ये किसके इक्वल हो जाएगा dx dy dz, ठीक। अब आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हुए एक बात को ध्यान रखना, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। यहां तो लिमिट 0 से 2 0 से 2 0 से 2, यानी कि तीनों की लिमिट आपकी क्या है सेम। दिक्कत वहां आती है, सपोज करिए आपका लिमिट इस तरीके से होता कि ये 0 से 1, ये आपका 0 से 2, और ये आपके पास 0 से 3, इस तरीके से इसने लिमिट दे रखा होता आपके लिए, यानी कि तीनों का लिमिट आपको डिफरेंट डिफरेंट होता। तो अब आपको इंटीग्रेशन कराते हुए यह ध्यान रखना था इसमें कि जब आप x के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो x का लिमिट कौन सा है, y का लिमिट कौन सा है, और आपका z का लिमिट कौन सा है। बात क्लियर है ना। मान लीजिए आपका dx dy dz दे रखा है, आप इसमें पहले y का इंटीग्रेशन कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करा सकते हैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बट आपको ध्यान यह रखना है कि इसमें से y का लिमिट कौन सा है। आप z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराते हैं तो z का लिमिट कौन सा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे तो इसमें x का लिमिट कौन सा है। आपको यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बात क्लियर? जरूरी नहीं है कि आपको x y z को सीक्वेंस में चलना है, बिल्कुल आपको यह पता रखना जरूरी है कि इंटीग्रेशन किसका है और कौन सा उसका लिमिट दे रखा है आपको। बात क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, आपका दे रखा है ये dz, यानी कि z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये है आपके पास z की लिमिट, और यह है आपके पास आपकी y की लिमिट, और यह है आपके पास आपकी x की लिमिट। बात क्लियर है ना। तो इसमें इंटीग्रेशन कराते हो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब देखिए इंटीग्रेशन कराते हैं, इंटीग्रेशन कराएंगे किस तरीके से। ये आ गया। अब देखिए पहले जेड के लिए इंटीग्रेशन कराते हैं आप इसका, तो 0 से 2 लिमिट और 0 से, देखो जब आप जेड के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो बहुत ध्यान से, आपका 4y कांस्टेंट का काम करेगा, बट जब जेड के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो यहां क्या आएगा आपके पास जेड आ जाएगा, राइट। फिर प्लस, और जेड का जेड के लिए माइनस, इसका कराएंगे तो जेड एक्स, और लिमिट है आपका 0 से, यहां आएगा आपका dx और dy ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब देखिए बहुत ध्यान से आप लोग, लिमिट ऐसे ही, आपको इसमें लिमिट पुट करना है, तो पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लगा के आपको लोअर लिमिट लगाना है। अपर लिमिट कितना है आपका, तो आप जहां जहां आपका जेड दे रखा है उसकी जगह 2 और 0 का यूज करना है, जो आपके पास आपका लिमिट दे रखा है। रखिए यहां पर
4y डॉट जेड की जगह कितना रख दिया प्लस, यहां कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि देखिए आप जब यहां 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2x। अब देखिए लोअर लिमिट कितना है आपका, जब लोअर लिमिट आपका 0 दे रखा है तो जब मैं यहां 0 रखूंगा तो यहां भी और यहां भी क्या आएगा आपका 0, तो कंप्लीट 0 बनेगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो आपके पास आएगा dx और dy। बात क्लियर, इससे आपका ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। ठीक, तो आपके पास आएगा यहां से 0 से 2 और 0 से 2, ये हो जाएगा 4 2 जा 8y प्लस 2 माइनस 2x और dx और dy। बात क्लियर है। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराना है आपको, तो 0 से 2 जब y के लिए इंटीग्रेशन कराएंगे आप इसका, तो कितना हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 y और माइनस का 2 xy और dx आपका ऐसे ही रहेगा। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। ठीक है ना। अब आप काम क्या करेंगे, देखिए इसका लिमिट कितना था 0 से 2, इसका लिमिट दे रखा है। ठीक, आपके पास क्या आएगा यहां से 0 से 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसका इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो पहले एक लाइन सही करके लिखते हैं इसका, 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2xy और लिमिट है आपका 0 से 2 और dx आपका ऐसे ही। ठीक, लिमिट अप्लाई करिए आप लोग। देखिए अपर लिमिट लगाएंगे y की जगह, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 2 तो 4 और 4 4 जा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2x आपका ऐसे y की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और dx, क्योंकि जीरो लगाने से कोई फायदा नहीं है, यहां जीरो रखेंगे 0, यहां भी 0 और ये भी, तो कंप्लीट 0 बनेगा एक ही बात में। ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लो, और dx। ठीक, ये आपका 20, ये माइनस 4x और dx। अब आपको इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट कराना है, इसका x के रेस्पेक्ट में कराना है, तो कितना हो जाएगा 20x माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, और लिमिट 0 से, लिमिट अप्लाई करो 20 इंटू 2 और माइनस इससे ये कट गया 2 टाइम, और 2 यहां लिमिट रख दिया, 0 रखेंगे तो 0 जाएगा, तो रखेंगे ही नहीं, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 2 जा 40 में से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ये इसका फाइनल आंसर है आपका। बात क्लियर है। आपको देखो विशेष ध्यान रखना है, आपको जब आप ट्रिपल इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन कराते हुए बात को पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि जब आप z के रिस्पेक्ट करेंगे तो z का लिमिट कौन सा, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y का लिमिट कौन सा है, x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो आपका x का लिमिट कौन सा है। ये सारी बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। बात क्लियर है। दूसरी चीज, जब आप यहां लिमिट पुट करेंगे तो आप जल्दीबाजी में यह काम मत करना जैसे आपने इंटीग्रेशन तो जेड के रिस्पेक्ट करा लिया। ठीक, अब जब अपर लिमिट या लोअर लिमिट का यूज करेंगे तो यहां केवल और केवल जेड की जगह लिमिट लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जेड के लिए हुआ है। ऐसा नहीं करना जल्दी में कि वाई की जगह भी रख दो और एक्स की जगह भी लिमिट रख दो। बात क्लियर है। जब जेड के रिस्पेक्ट कराए तो जेड की जगह लिमिट, जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे तो वाई के लिए लिमिट, और जब फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपकी लिमिट आएगी एक्स के लिए। बात क्लियर है ना। फिर बाकी से कैलकुलेशन करना, क्या आएगा आपके पास फाइनल 32। राइट, ठीक, लिख लीजिए। क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम जो करा रहे हैं आप उसे ना बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है ना। दो क्वेश्चन था आपके पास कि सो डैट, और फंक्शन जो था वो फंक्शन इस तरीके से था आपके पास, सरफेस इंटीग्रल ax by/j cz k कैप, n कैप ds, ये था आपके पास कल फंक्शन। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में इसने कहा था इक्वल में जो था इसके जो प्रूफ करने के लिए था वो था आपके पास 4/3 पाई a प्लस b प्लस
सी, ये है आपके पास। ठीक, आगे कहा था कि वेयर एस इज सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का इसने ऑलरेडी हमें इक्वेशन गिवन था। इक्वेशन था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, फुल स्टॉप। ये आपके पास कल क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका कंप्लीटली इससे पहले वाली वीडियो में आपका लिखा हुआ था। बात समझ आ रही है। अब देखो आपको काम क्या करना है, इसने कहा है कि ये प्रूफ करके लेके आना 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, ये आना चाहिए आपके पास प्रूफ होके, ठीक है ना। तो देखिए अब देखो इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एलएचएस सरफेस इंटीग्रल ए एक्स आई बी वाई जे सी जेड के कैप डॉट एन कैप डीएस, ये है क्वेश्चन आपके पास। बात क्लियर है। अब आपको काम क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल से आपको इसे जब कैलकुलेट करना है तो यहां हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर रहे थे कल। तो सबसे पहले हमारे पास वेक्टर एफ मिलना चाहिए हमें। तो हम काम क्या करेंगे, इसे कंपेयर कराएंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डीएस, राइट। यहां से जब इसे कंपेयर कराएंगे तो वेक्टर एफ की जो वैल्यू है आपके पास वो ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और सी जेड के कैप, ये आपके पास वेक्टर एफ की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें पता है जब गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास डाइवर्जेंस एफ होना चाहिए, राइट। तो हम काम क्या करेंगे, पहले आप डाइवर्जेंस एफ को कैलकुलेट करेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो हम यहां लिखेंगे डाइवर्जेंस वेक्टर एफ। तो डाइवर्जेंस को डेल डॉट वेक्टर एफ, डेल की वैल्यू आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई, के कैप डेल ओवर डेल जेड, ये आ गया। अब वेक्टर एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास है ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और सी जेड के कैप, ठीक। इनका डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ जब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स डेल ओवर डेल वाई बी वाई डेल ओवर डेल जेड सी जेड, राइट। अब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इसका तो a आएगा, यहां से b आएगा और यहां से आपका c आएगा। ये आपका डाइवर्जेंस f आ गया। बात क्लियर है यहां तक। अब आपको गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना है तो लिखेंगे नाउ y गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक। तो गॉसी डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था आपके पास, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस, राइट, इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डीवी। यही था आपके पास फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए इसका वैल्यू तो मुझे नहीं फाइंड आउट करना और इसे इसके इक्वल रखा। अब इक्वल टू ये आपका ऐसे रहेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ की आप वैल्यू निकाल चुके हो, ए प्लस बी प्लस सी और डीवी, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसका जब वी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आपका ऐसे ही रहेगा और क्या आ जाएगा आपका वी। इसे कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का। अब इसके बाद में आप काम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको गिवन है तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक। क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। जब आप इसका कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद स्फीयर की इक्वेशन के साथ में,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये आपका इसका रेडियस हो गया। बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसे v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? तो v इक्वल टू कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। वन का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का क्यूब, तो हो गया आपके पास 4/3 ओनली पाई बचा, v इक्वल टू। बात क्लियर है? अब जो आपके पास ये v का जो वैल्यू आया निकल के, इसे उठाकर कहां रख देंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप यहां लिखेंगे कि y इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर है आपको? अब देखिए, आपको देखो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन में कहा था इसने कि सो डैट सरफेस इंटीग्रल दिस इक्वल टू प्रूफ करना था 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। आगे क्वेश्चन में इस बात को भी कहा है कि जो स्पेयर है उसका इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है आपके लिए 1 दे रखा है। बात क्लियर? अब हमने काम किया कि इसका एलएचएस लिया, इससे कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद एफ का वैल्यू, फिर हमने डाइवर्जेंस एफ निकाला। क्यों? जब गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे तो यहां आप डाइवर्जेंस एफ निकालना पड़ेगा आपको, तो वो हमने पहले निकाल के रख दिया। ठीक, अब हमने सीधा इस फॉर्मूले में उसका यूज कर दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास v, इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर है? अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये आपको गिवन है, चाहो तो यहां ब्रैकेट में इस तरीके से करके लिख सकते हो। बात क्लियर है? इसका इसके साथ में हमने कंपेयर करा दिया, तो r इक्वल टू कितना आ गया यहां से 1 आ गया। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, r आपके पास 1 दे रखा है, तो यहां 1 लगाएंगे तो 4/3 पाई बचेगा। अब इसे उठाइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है यहां v की जगह। बात क्लियर है? देखिए आगे कैसे। देखिए y इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दीजिए आप उसमें, तो आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और v की वैल्यू है 4/3 पाई। सीक्वेंस में लिख दीजिए आप इसे कि 4/3 पाई a प्लस बी प्लस सी, और ये हमें क्या करना था प्रूफ करके लेके आना था। तो ये आपके कल की वीडियो का क्वेश्चन था जो हमने कैलकुलेट नहीं कराया था। ठीक, तो इसका ये सॉल्यूशन था। ठीक, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अब तक हमने काम किया गया था, केवल गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करना सीखा था। ठीक है ना? अब आपको काम ये करना है कि गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है ना? जब देखो आपको जब क्वेश्चन सीधा सीधा ये मिलेगा कि गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से आपसे क्वेश्चन कैलकुलेट कराएगा, तो उस केस में क्वेश्चन बिल्कुल आपका इजी होता है। ठीक है ना? जब आपसे इस बात को पूछा जाएगा कि वेरीफाई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, और फंक्शन आपके पास दे रखा है, तो आप उसे काम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना है, और जब हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में फिगर बनाएंगे उस फिगर के फेस के हिसाब से भी कैलकुलेट करना है। तो जो हम फेस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर, और जो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए एक दूसरे के। अगर आंसर एक दूसरे के इक्वल आता है तो आपका गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। बात क्लियर है? किस तरीके से, क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका वेरीफाई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम
गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेक्टर एफ इक्वल टू 2x माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप माइनस एक्स जेड स्क्वायर के कैप टेकन ओवर द रीजन taken over the region x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0 और z equal to 1 एंड फुल स्टॉप। ये है आपका। बात क्लियर है ना? ठीक। अब आपको काम क्या करना है, देखो फिर मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, फिर ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए आपका ये क्वेश्चन है आपके पास कि वेरीफाई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। मैंने आपको बताया कि जब आपको इसका वेरिफिकेशन करना है तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो आपका फॉर्मूला है वो ये होता है कि सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डीवी। ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको करना क्या है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट सॉल्व करना है इसे, और जो आपके पास ये सरफेस इंटीग्रल है इसके अकॉर्डिंग भी इसे कैलकुलेट करना है। जब आप सरफेस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, लिमिट है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, तो हम इसके लिए एक क्यूब बनाएंगे, उस क्यूब के फेसिस के हिसाब से चलेंगे। बात क्लियर है? अब आपको यह पता है कि जब आप क्यूब बनाएंगे तो उसकी 6 फेस होती है, तो हमें हर एक फेस को सॉल्व करना है। उसके फेस को सॉल्व करने के बाद उन सारी फेसेस का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। ठीक है ना? एडिशन करने के बाद सपोज करिए हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/2, ऐसा हमने मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है ना? तो जब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कराएंगे तो यहां से भी आंसर क्या आना चाहिए, उसका 1/2 आना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? अब देखिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से। ठीक है ना? देखिए पहले हम काम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या बना लिया, एक क्यूब बना लिया। ठीक है ना? इसे नाम दे दिया ए बी सी, इसे नाम दे दिया आपने डी, जो हमने फर्स्ट वाला क्यूब बनाया था। ठीक है ना? दूसरे वाला को नाम दीजिए आप पी क्यू आर एस। बात क्लियर है? इसे आपने कह दिया एक्स एक्सिस, इसे कह दिया आपने वाई एक्सिस, इसे कह दिया आपने जेड एक्सिस। ये बात क्लियर है? अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये आपका माइनस का जे कैप, ठीक, यहां आपका ये प्लस का जे कैप। बात क्लियर है? यहां आपका आई कैप और माइनस का के कैप। ठीक, फिर यहां आपका माइनस का आई कैप। बात क्लियर है? अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, आप फेसेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, एक एक फेस को पर्टिकुलर तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और फिर उसे आप यहां इसे कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। बात क्लियर है? अब आप काम क्या करेंगे, हमारे पास यहां गिवन क्या है कि आपका वेक्टर एफ, वेक्टर एफ क्या है आपके पास 2x
माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप माइनस का एक्स जेड स्क्वायर के कैप। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब हम एक एक करके इसे अप्लाई करेंगे। हमने यहां नंबर फर्स्ट डाल दिया, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट में हम लिखेंगे कि फेस ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आप ये देखिए कि जो आपका ए बी सी डी जो फेस है वो किस प्लेन में है? वो है आपका एक्स वाई प्लेन में। बात समझ आ रहा है? आप जब फेस लेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें याद रखने की कि वो फेस किस प्लेन में रहा, किस प्लेन में है या किस प्लेन में लाई कर रहा है। बात क्लियर है? तो हमारा जो ये फेस है, ये फेस किस में लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन। तो आप यहां लिख के दिखाएंगे कि इन एक्स वाई प्लेन। ये बात आपको क्लियर है? जब एक्स वाई प्लेन लिखकर दिखाएंगे तो इस एक्स वाई प्लेन में आपका जेड क्या होगा? 0। बात क्लियर है ना? अब जब आपका जेड इक्वल टू 0 होगा, अब हमें एक बात पता है कि जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सरफेस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो आपका यहां एक्स और यहां क्या दे रखा है आपका वाई, जो प्लेन है आपके पास। तो जो आपका डी एस जो आएगा वो आएगा यहां से डी एक्स डी वाई। जिस प्लेन में है उस प्लेन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना है आपको। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद आप काम क्या करेंगे? यहां से एन कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस का के। ये बात आपको क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है। जो आपका सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला है आप उसे यहां अप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? किस तरीके से अप्लाई करेंगे देखिए। डी एस इक्वल टू, ठीक, डी एस इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास कि डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। ठीक, जब हमारे पास डी एक्स और डी वाई के लिए इंटीग्रेशन है तो डी एस इक्वल टू है डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। ठीक है ना? अब जो आपका ये डी एस है ये आपका ऐसी रहेगा, डी एक्स डी वाई भी ऐसी रहेगा। इस एन कैप की वैल्यू माइनस का के कैप डॉट के कैप, इसका डॉट निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 1। तो इट मींस माइनस का 1। तो माइनस का dx और dy, ये आपके पास आपकी ds की वैल्यू हो गई। ये बात क्लियर है आपको? दूसरी चीज, जब यहां आप सरफेस कैलकुलेट कराएंगे तो आप नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। ठीक, तो यहां काम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे नेग्लेक्टेड द नेगेटिव साइन, ये लिखेंगे आप यहां पर। बात क्लियर है? तो फिर ds की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? ds इक्वल टू हो जाएगा dx dy। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? पक्का? आगे चले, बहुत ध्यान से समझना। नाउ देखो, पहले मैं लिख के दिखा रहा हूं, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर f डॉट एन कैप डी एस, यह है इसका फॉर्मूला। ठीक, सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है आपका 2 टाइम इंटीग्रेशन। अब 0 से 1, आप लिमिट मत लगाइए। देखिए, लिमिट हटा देता हूं मैं 1 सेकंड के लिए भी, केवल मैं इंटीग्रेशन लिखता हूं। ठीक, वेक्टर एफ की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। आपके पास है 2x माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप माइनस का एक्स जेड स्क्वायर के कैप ब्रैकेट क्लोज डॉट एन कैप। क्या है एन कैप की वैल्यू?
माइनस का के कैप। अब जो आपका ये ds है, ds की वैल्यू क्या है आपके पास, dx और dy। यह यहां लिख दिया मैंने dx और dy, राइट। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होना है, x और y के। x और y के लिए लिमिट क्या दे रखी है मेरे पास, 0 से 1 और 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1, इस तरीके से आपका लिमिट आएगा। बात क्लियर है, आगे चलिए। ठीक, अब आपको 0 से 1 और लिमिट 0 से 1 आपको ऐसे ही रखना है। अब सबसे पहला काम करेंगे कि k का k के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। भाई k का अगर मैं i के साथ कराऊंगा तो 0, और k का j के साथ कराएंगे तो भी 0, तो केवल इसका इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आपके पास आएगा x z स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा आपका dx और dy, राइट। अब लिमिट 0 से 1 और लिमिट 0 से 1। दूसरी चीज, z का वैल्यू कितना है आपका, 0, तो आप यहां क्या रखेंगे, 0 तो पूरा 0 बन जाएगा ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो फाइनली क्या बन गया, ये पूरी वैल्यू 0 बन गई। जब आपने फेस ए बी सी और डी को कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या वैल्यू मिली, 0। बात क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग अब दूसरे फेस को कैलकुलेट करेंगे, उससे चेक करेंगे अब क्या आएगा आपके पास, ठीक है ना। पहले से कॉपी कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन को देखिए। अब देखो इसका सेकंड फेस कैलकुलेट करना है हमें। अब हमने लिया था ये ए बी सी डी, राइट। अब हमें काम ये करना है कि पी क्यू आर एस इसके पैरेलल फेस है। बात क्लियर है। बट ये आपका जो फिगर है ये 3D फिगर है और बोर्ड है आपका 2D, तो उसे सही तरीके से नहीं दिखा सकता। आप ऐसे समझिए, जो आपका ये है, ये जो फेस है, ठीक, ये आपका एबीसीडी फेस है और वो इसके इस तरीके से पैरेलल है, ठीक है ना। ये है पी क्यू आर एस फेस, तो एक तरीके से ऐसे पैरेलल है एक दूसरे के। बात क्लियर है। अब देखिए आप काम क्या करेंगे इसके लिए, तो यहां लिखेंगे फेस पी क्यू आर एस, ठीक है ना। यहां लिखेंगे पैरेलल इन एक्स वाई प्लेन। बात क्लियर है। तो अब एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है ना, तो यहां आप लेंगे z इक्वल टू 1। अब z इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, पहले प्लेन पर्टिकुलर एक्स वाई प्लेन में था तो आपने z को 0 लिया था। अब आपका जो प्लेन है इसके पैरेलल है, जब पैरेलल है तो z इक्वल टू यहां आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि आपका लिमिट z इक्वल टू 0 से 1 दे रखा है, ठीक है ना। दूसरी चीज एन कैप, अब आएगा प्लस का k। बात क्लियर है। दूसरी चीज, अब आप ds जब यहां से निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा ds इक्वल टू dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप। तो यहां से ds इक्वल टू हो जाएगा आपके पास dx dy अपॉन एन कैप की वैल्यू है आपके पास और डॉट के कैप, ठीक। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 1, तो ds इक्वल टू हो जाएगा dx dy, ठीक। अब फिर इसी फॉर्मूले में अप्लाई करना है, तो केवल चेंज इतना करना है, अब k किस चीज का आ जाएगा, यहां प्लस का आ जाएगा। जब आप इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। दूसरी चीज, माइनस का x और z का वैल्यू कितना है आपका 1। जब आप इसकी जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, तो dx और dy ये आ गया आपके पास। बात क्लियर है। अब माइनस को सबसे आगे लेकर आ जाइए। आप पहले y के लिए इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा, जब y के रेस्पेक्ट में कराओगे तो कितना हो जाएगा, और लिमिट 0 से 1 और dx आपका ऐसे ही, ठीक। माइनस ऐसे, इंटीग्रेशन 0 से 1 भी ऐसे, आप लिमिट अप्लाई करेंगे, x ऐसे, y की जगह 1 रखेंगे तो x बचेगा, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा आपका, ये आ गया। अब यहां आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, और लिमिट है आपका, बात क्लियर है। अब देखिए इसे कैलकुलेट कराइए आप, माइनस ऐसे, अपर लिमिट 1,
अपॉन 2 ऐसे माइनस लोअर लिमिट 0, तो आपके पास आ गया माइनस का 1/2। जब आपने फेस पी क्यू आर एस को सॉल्व किया तो आपके पास आया -1/2। बात क्लियर है? इसी तरीके से सारी फेसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक, लिखिए फटाफट इसे। देखिए अब आपको नेक्स्ट फेस नंबर 3, ठीक, ADSP फेस है आपका ADSP। अब ध्यान से देखिए, जो आपका फेस ADSP है ये किस प्लेन में है आपका? YZ। तो आप लिखेंगे इन YZ प्लेन। ठीक, अब YZ प्लेन में आपका x 0, n कैप की वैल्यू है -i, क्योंकि जो आपका ये ADSP जो फेस है BCRQ के बैक साइड है, ठीक है ना? तो बैक साइड वाला माइनस और फ्रंट वाला क्या होगा आपका? प्लस। तो आगे देखिए, अब यहां से आपका DS इक्वल टू क्या बनेगा? YZ प्लेन में है ना, तो DY DZ अपॉन n कैप डॉट i कैप, राइट। अब DS इक्वल टू DY DZ अपॉन n कैप की वैल्यू माइनस i कैप डॉट i कैप, DS इक्वल टू हो जाएगा DY DZ। देखिए जब आप इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आपका माइनस आएगा, हाँ है ना, बट आपका सरफेस माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए सीधा आपको माइनस यहां से हटा देना है। बात क्लियर है? अब काम क्या करेंगे? नाउ फॉर्मूले का यूज करेंगे 0 से 1, 0 से 1। ठीक, फिर क्या है? वेक्टर f की वैल्यू है आपके पास 2x माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप माइनस का एक्स जेड स्क्वायर के कैप डॉट एन कैप। एन कैप की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस आई कैप और डी वाई डी जेड, क्योंकि यहां डीएस आता है और डीएस की वैल्यू क्या है आपके पास? यहां डी वाई डी जेड, राइट। आगे चलिए, देखिए आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा? माइनस का 2x माइनस जेड और आपका डी वाई डी जेड। ऐसे दूसरी चीज, x की वैल्यू 0, तो यहां रखेंगे आप 0। ठीक, जब 0 रखेंगे यहां तो आपके पास बचेगा माइनस जेड और डी वाई डी जेड, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, और एक काम और करेंगे यहां, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका जेड बचेगा ना। ठीक, इसका इंटीग्रेशन भी करा देते हैं जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड का कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 1 और डी वाई आपका ऐसे ही रहा। ठीक, अब यहां अपर लिमिट का यूज करेंगे तो ये 1/2 और माइनस लोअर लिमिट 0 और डी वाई। अब देखो फिर एक चीज डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से समझना, जो आपका ये 1/2 है, ठीक, इसे ऐसे ही रखा और 1 बचेगा ना, फिर 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? y और लिमिट, तो आपका हो जाएगा 1/2 1 माइनस 0, तो फाइनली कितना आ गया आपके पास? 1/2। जब आपने ADSP फेस को कैलकुलेट किया तो आपके पास कितना आया? 1/2। अब इसके ठीक पैरेलल वाली फेस, तो देखो ये आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी कि देखो ये फेस जो है, ये वाली फेस, ये जो फेस है, इस वाली फेस के क्या है? पैरेलल फेस है। बात क्लियर है? ठीक, तो जो आपका यहां नंबर 4 जो आएगा, नंबर 4, ठीक, नंबर 4 में आएगा आपके पास फेस के लिए, देखो BCRQ। ठीक, तो आप यहां लिखेंगे अब पैरेलल इन YZ प्लेन। ठीक, तो फिर यहां जहां x 0 आ रहा था, कितना आएगा? 1, और ये कितना आएगा आपके पास? प्लस आई। बात क्लियर है? दूसरी चीज, यहां कितना आएगा? प्लस, और ये आपका सेम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तीसरी चीज, ये आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है, यहां से क्या हट जाएगा आपका? माइनस। आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा?
यहां प्लस आएगा आपके पास। दूसरी चीज, यहां हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, अब 0, अब x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1 रखेंगे। बात क्लियर है? जब यहां x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 बचेगा। बात क्लियर है? बस आपको देखो चेंज क्या करना है, चेंज केवल यहां से करना है। देखिए 0 से 1 लिमिट आपकी ऐसे, जेड की रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2z, और जेड स्क्वायर का, जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन ऑन लिमिट 0 से 1, और dy आपका ऐसे ही। ठीक, लिमिट अप्लाई करो, 2 क्यू जेड की जगह 1 हो जाएगा, -1/2। अब लोअर लिमिट रखेंगे दोनों की जगह 0, तो रखने की जरूरत ही नहीं है। ये आ गया आपका dy। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3/2 और dy। ठीक, अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 और 1 का y ऑन लिमिट कितना हो जाएगा, ये 1 - 0, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2। जब 4 फेस को कैलकुलेट किया, यानी कि बी सी आर क्यू को जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना है आपके पास, 3/2। बात क्लियर है? लिखिए, देखिए फेस नंबर 5 ए बी क्यू पी। ठीक, ये आपका पर्टिकुलर किस प्लेन में है, जेड एक्स, तो आप यहां लिखेंगे इन जेड एक्स प्लेन। ठीक, जब इन जेड एक्स प्लेन लिखेंगे तो आपका यहां y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, एन कैप इक्वल टू कितना आएगा, -j। ठीक, अब ds जब आप निकालेंगे तो यहां लिखेंगे dx dz अपॉन एन कैप डॉट j। तो ds इक्वल टू हो जाएगा आपका dx dz अपॉन एन कैप का वैल्यू है माइनस का j कैप डॉट j। तो ds इक्वल टू हो जाएगा आपके पास dx और dz। राइट, अब इनका डॉट कराएंगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस को फिर छोड़ देना है हमें। बात क्लियर है? अब फॉर्मूले का यूज, 0 से 1 लिमिट और 0 से 1। राइट, f है हमारे पास 2x माइनस जेड आई कैप एक्स स्क्वायर वाई जे कैप माइनस का एक्स जेड स्क्वायर के कैप डॉट एन कैप की वैल्यू है आपके पास माइनस का जे, और डी एस का वैल्यू है यहां पे डी एक्स और डी जेड। अब देखिए 0 से 1 लिमिट, 0 से 1 लिमिट, जे का जे के साथ प्रोडक्ट, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और डी एक्स और डी जेड, 0 से 1 और 0 से 1। y का वैल्यू क्या है आपका, यहां आप 0 रखेंगे तो पूरा 0 बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा आपका, 0। ठीक, जब आपने फेस 5 को कैलकुलेट किया तो क्या आ गया आपके पास, जो अब इसके पैरेलल फेस, पैरेलल फेस क्या है आपके पास, डी सी आर। राइट, तो देखिए फेस नंबर 6 डी सी आर एस, तो यहां आ जाएगा पैरेलल इन जेड एक्स प्लेन, और यहां y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी j, यहां से माइनस हट जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। इधर आ जाइए, यहां से माइनस हट जाएगा और j का j के साथ प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां हमारे पास 1, तो यहां से कितना बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। राइट, 0 से 1 जेड के लिए इंटीग्रेशन करा दो तो एक्स स्क्वायर ऐसी जेड, और इन लिमिट 0 से 1 और dx। ठीक, अब इसमें लिमिट अप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसी रहेगा, जेड की जगह 1 और फिर लोअर लिमिट 0 है आपकी। इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/3 ऑन लिमिट कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1/3 माइनस 0, तो फाइनली कितना आ गया 1/3। ठीक, जब फेस नंबर 6 को कैलकुलेट किया तो आपके पास आया 1/3। राइट, देखिए अब आप काम क्या करेंगे, हमने इसके 6 फेस को सॉल्व कर लिया था। ठीक, अब आप लिखेंगे कि नाउ
सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू, जब हमने सबसे पहले फेस को कैलकुलेट किया था इसके तो कितना आया था 0, सेकंड आया था, थर्ड आया था, ठीक, और फिर इससे नेक्स्ट कितना आया था फोर्थ वाला 3/2, फिर 0, फिर 1/3, ठीक। इससे क्या हो गया आपके पास आया 3/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम हो गया 2 से 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 प्लस 3 से 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आपके पास आ गया 11/6 आ गया। बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? पक्का। ये था जब आपने इसे फेसिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, ठीक है ना। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जब हमने इसके एलएचएस को सॉल्व किया, राइट, अब हमें काम क्या करना है इसके आरएचएस को कैलकुलेट करना। आरएचएस को कैलकुलेट करने का मतलब यह है कि जो हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, अब वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे ये सब लोग देखिए आप। अब फिगर को हटा देते हैं, देखिए आरएचएस, आरएचएस के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो कि वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस वेक्टर एफ और डीवी, ठीक है ना। अब पहले हम काम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस एफ कैलकुलेट करा लेते हैं, तो डेल डॉट वेक्टर एफ, डेल का वैल्यू आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। वेक्टर एफ की वैल्यू है आपके पास 2x माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप एक्स जेड स्क्वायर और के कैप, ठीक है ना। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ, तो डेल ओवर डेल एक्स 2x माइनस जेड डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई डेल ओवर डेल जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा यहां से, वाई के लिए डिफरेंशिएशन कराएंगे तो कितना आएगा आपके पास, और जेड के लिए कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x जेड। अब इसमें इसे अप्लाई करिए, नाउ वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब ट्रिपल इंटीग्रल, सबका लिमिट कितना दे रखा है 0 से 1 दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में, ठीक। अब देखिए डाइवर्जेंस एफ, तो इनकी 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड, और वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब है आपका 3 टाइम इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट, तो यहां लिखेंगे आप dx dy एंड dz। अब देखिए एक एक करके आप इसका इंटीग्रेशन कराइए, सबसे पहले आप जेड के रेस्पेक्ट में कराइए इसका इंटीग्रेशन, जब जेड के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो 2z हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका, और इसका हो जाएगा 2x और जेड स्क्वायर अपॉन 2, बचेगा क्या dx और dy, इसका लिमिट 0 से 1, या 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। लिमिट अप्लाई करिए आप, देखिए जहां केवल z है वहां इसकी लिमिट को अप्लाई करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन किया आपने z के रेस्पेक्ट। अपर लिमिट कितना है 1, तो 1 1 और 1 रखते हुए चले जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां बचेगा आपके पास dx और dy। अब y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए आप, तो हो जाएगा आपका 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई, लिमिट 0 से, अब यहां बचेगा आपका dx। अपर लिमिट अप्लाई करिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कराना है आपको, सही है ना। तो देखिए इधर
जब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो 2 का कितना हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन और लिमिट 0 से 1। अपर लिमिट का यूज करो 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। 6 एलसीएम हो गया इसका, तो 6 2 या 12, 3 से 2 टाइम माइनस 2 से 3 टाइम, ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 3 कम करेंगे तो 11 अपॉन क्या आ गया, ये आपका आरएचएस आ गया। जब हमने अभी एलएचएस को कैलकुलेट किया था तो आपका एलएचएस कितना आया था 11 अपॉन 6, और जब हमने आरएचएस को भी कैलकुलेट किया तो हमारा क्या आया 11 अपॉन 6। तो आप यहां लिखेंगे कि 10 सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस वेक्टर एफ डी, और इसे ठीक। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम का तो उसे सरफेस से भी कैलकुलेट करना था। जब सरफेस से कैलकुलेट कराएंगे तो फेसिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, और जब हम उसे वॉल्यूम इंटीग्रल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कराएंगे तो आप उसमें सीधा फॉर्मूला रख के उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है? वेरिफिकेशन तब होगा जब आपका सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो ये आपका गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम का वेरिफिकेशन था। बात क्लियर है सबको? ठीक। अब देखो जब नई क्लास चलेगी आपकी तो उसमें आपका नया टॉपिक होगा ग्रीन्स थ्योरम। बात क्लियर है? पहले ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करना सिखाएंगे और फिर ग्रीन्स थ्योरम पे उसका वेरिफिकेशन भी सिखाएंगे, जैसे कि आपको गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम का वेरिफिकेशन सिखाया था। बात सबको क्लियर है? बस आप एक काम करते रहिए, बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताते रहें। अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं होती है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं उस चीज को कि ये बात हमारे समझ नहीं आई है। बात क्लियर है ना?